अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुशामदीद। बहुत प्यार से चाल चलने वाले एक शाते की बदहाली का दिलफरेब नक्शा। चोर मचाए शोर। मुसन्निफ तनवीर रियाज। मेरा लड़ने का कोई इरादा ना था, लेकिन जब वो मुझसे उलझ गया तो मुझे भी अपने दिफा पर मजबूर होना पड़ा। चुनाचे जैसे ही उसने मुझे घूंसा मारना चाहा, मैं तेज़ी से घूमा। मैंने पहले ही अपना बायां हाथ चेहरे के आगे कर लिया था, दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और इसका बाजू मोड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो अपना बाजू नीचे करता या अपनी पोजीशन तब्दील करता, मैंने अपनी कलाई तेज़ी से ऊपर की तरफ की, जिससे उसकी कोहनी के जोड़ पर जोर पड़ा और इसका पट्टा उतर गया। मैंने फ़ौरन उसका बाजू छोड़ दिया क्योंकि वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। मैंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुन नहीं रहा था और ज़मीन पर बैठकर मुसलसल रोए जा रहा था, जबकि मैं पहले ही कह चुका था कि मैं इससे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन वो अपनी ताकत के इल्ज़ाम में मुझसे भिड़ गया था। मैंने उसकी कमीज़ की जेब से सेलफोन निकाला और एम्बुलेंस के फ़ोन करने लगा। गो के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि इसे इमरजेंसी रूम लेकर जाऊं, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि वो इस हालत में नहीं था कि खुद गाड़ी चला सके। ये पहला मौका नहीं था जब मुझे किसी का पीछा करने के लिए कहा गया और मैं खाली हाथ वापस लौट आया। मुझे बताया गया था कि मैं मतलूबा शख्स को फास्ट फूड जॉइंट की पार्किंग लॉट में तलाश करूं। वो वाकई वहां पर मौजूद था। उसने मुझे देखकर खिड़की से बाहर हाथ निकाला और उंगली से अपनी कार की छत की तरफ इशारा करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि उसे कार से उतरकर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आना था। लेकिन वो मुझे चकमा देकर चला गया और मैं कुछ भी ना कर सका। जब मैंने अपने बॉस और डॉन रिक इन्वेस्टिगेशन के पार्टनर रिक को ये बात बताई, तो उसने उल्टा मुझे ही मोरी से इल्ज़ाम ठहरा दिया। मैं ये समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हें मुलाजमत क्यों दी है। लोग तुम्हें 1 मील दूर से ही देख लेते हैं। तुम एक आम आदमी बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि तुम हमें बहुत महंगे पड़ रहे हो। ये इतनी पुरानी बात नहीं थी कि मैं उसे भूल जाता, लिहाजा मैंने सोचा कि आज का वाक़या ज़्यादा संगीन नौइयत का है और अगर मैं दफ्तर वापस गया तो बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। लिहाजा जब एम्बुलेंस इस शख्स को लेकर चली गई तो मैंने भी गाड़ी का रुख टेप की तरफ कर दिया, जो मेरा दूसरा घर था। ये बात नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पीने वाला शख्स था, बल्कि हकीकत तो ये है कि रात के खाने के बाद सिर्फ एक गिलास सुर्ख मशरूब से शुगल कर लेता हूँ। टिप टॉप में ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह वहाँ की पुरकशिश बार टेंडर लुइस थी। उसका रंग गंदुमी और बाल स्याह थे, क्योंकि उसका बाप फ्रांसीसी और माँ अरब थी। इसीलिए इसकी शख्सियत में दोनों कौमों की खसूसियात नज़र आती थीं। इस जैसी स्मार्ट औरत के लिए ये काम मुनासिब नहीं था, लेकिन उसका कहना था कि एक टीचर की तनख्वाह में वो अपने नौमर बेटे की परवरिश नहीं कर सकती, इसलिए उसे आमदनी में इजाफे के लिए जुज़ वक्ती मुलाजमत करना पड़ रही थी। वो दोपहर की शिफ्ट में काम करती थी, लिहाजा मैं इन लोगों के बेहुदा जुमलों का आदी हो गया था जो अपने दिन तारीख कमरों में गुजारते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मशरूब के घूंट लेते और टेलीविज़न देखकर बेहुदा अंदाज में चिल्लाते हैं। वहाँ आने वाले मुस्तकिल गाहकों ने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अलबत्ता इनमें से कुछ का रवैया अब भी जारहाना था। नए आने वाले आम तौर पर 2 तरह का रद्दअमल जाहिर करते थे। वो लुढ़खुड़ाते हुए मेरी सर्विस पर शुक्रिया अदा करते या फिर मेरा मजाक उड़ाते। मैं अपने बारे में हे स्टिम्पी के अल्फाज कई मरतबा सुन चुका था। मुझे इस वक्त भी बुरा नहीं लगा जब एक शख्स ने मुझे एक बाजू वाला आवारा गर्द कहकर बुलाया। इस रोज़ मैंने बग़ैर आस्तीनों वाली कमीज़ पहन रखी थी। मैंने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद इसके दिमाग में कोई कीड़ा कुल बुला रहा है। ऐसे लोगों से निपटना बहुत मुश्किल था जो मुझे जंग से आया हुआ साबिक फ़ौजी समझते थे। मेरी ख्वाहिश होती कि इनके लिए कुछ कर सकूं और इन्हें बड़ी हैरत होती जब उन्हें ये मालूम होता कि मैं किस तरह अपने एक बाजू से महरूम हो गया। मैं ट्रेन से फिसल कर गिरा और मेरा बाजू इसके पहियों के नीचे आ गया। इस वक्त मैं 12 साल का था। मैंने अपने बेवकूफ़ दोस्तों के साथ उछलकर सवार होने की कोशिश की थी। जब मैं ट्रेन से गिरा तो मेरा दायां बाजू कोहनी से 2 इंच ऊपर कट गया। मेरे आसाब को भी नुकसान पहुंचा और बाजू का बकिया ऊपरी हिस्सा बेहंगम तरीके से लटका हुआ नज़र आने लगा। बाज़ औकात में इसे हरकत देता तो यूँ लगता कि वो मेरे नहीं बल्कि अपने दिमाग से काम कर रहा है। मुझे अपने आप को कायल करने में 1 साल लग गया कि दायां बाजू ज़ाया होने के बाद अपने अंदर तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही कुछ मशकें शुरू कर दी थीं। मैं अपना बायां हाथ इस्तेमाल करता था
इसलिए छोटे छोटे काम जैसे दांतों में ब्रश करना भी मुश्किल, पेचीदा और बात सूरतों में ख़तरनाक हो गए। मिसाल के तौर पर पतलून की जिप खोलना बंद करना। मैंने 13 साल की उम्र में स्कूल से आने के बाद जिम जाना शुरू कर दिया। मैं अपने नुकसान का अजाला करने के लिए बाएं बाजू और कंधे पर जोर दे रहा था। 15 साल की उम्र में आम लोगों से ज़्यादा वज़न उठाने लगा। जब 17 साल का हुआ तो अपने खाली हाथ से सेब और फलियों से भरे हुए डब्बे तोड़ने लगा। गो के मेरे दाएं बाजू ने झूलना ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो मेरे लिए एक कुंद औजार के मानंद था जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। मेरा ख्याल था कि कोई भी लड़की किसी ऐसे मर्द के साथ डेट पर जाना पसंद नहीं करेगी जिसका एक बाजू ना हो। लिहाजा मैंने कभी महज़्ज़ब बनने या किसी को छूने की कोशिश नहीं की। लेकिन लुइस मुझसे जिस तरह पेश आती थी, इस पर मैं खुदा का शुक्र ही अदा कर सकता हूँ। उसने मेरे सामने फालसे का शरबत ला कर रखा और मेरे हाथ को नरमी से दबाते हुए बोली, आज मेरे दोस्त का क्या हाल है? बेहतर है। मैं एक काम में फंसा हुआ हूँ। मुझे एक और बेवफा शौहर का ताक़ुब करना पड़ रहा है। उसका पीछा करते हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास बात मालूम नहीं हो सकी। मैं ऐसे कामों से तंग आ चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि एजेंसी जाकर डॉन और रिक से बात करूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इन लोगों से क्यों चिपके होते हो। तुम्हारे पास तालीम और तजर्बा है, तुम अपनी सुरक्षा एजेंसी खोल सकते हो, लुइस ने कहा। यकीनन, और तुम मेरी सेक्रेटरी बन सकती हो। फिर तुम्हें अपनी खूबसूरत टांगें दिखाने के लिए स्कर्ट पहनना पड़ेगा, मैंने कहा। मुझे ख़तरा है कि मेरी खूबसूरत टांगों पर उभरी हुई रगें नजर आएंगी। अलबत्ता हम अपनी एजेंसी का नाम कानून के लंबे हाथ रख सकते हैं, लुइस बोली। एक अहमक शख्स बार के सिरे पर खड़ा हुआ लुइस की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लिहाजा वो वहाँ से चली गई। लुइस पहली औरत थी जिससे मैंने मोहब्बत की थी। गो कि मेरी दूसरी औरतों से भी ताल्लुकात रहे, लेकिन मोहब्बत किसी से नहीं हुई। शायद इसीलिए मैं तजर्बाकार होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही हसास हो गया था। कॉलेज के ज़माने में भी ऐसा ही रहा था। जी हाँ, मैं कॉलेज भी गया था और क्रिमिनल जस्टिस मेरा ख़ास मज़मून था। पता नहीं मैंने ये मज़मून क्यों मुंतखब किया था, जबकि जानता था कि मुझे पुलिस में मुलाजमत नहीं मिल सकती। मैंने कुछ लड़कियों से डेटिंग भी की। ज़्यादातर लड़कियों से मेरे रूममेट ने तारुफ़ करवाया। रॉन स्याह फाम था और इसने अपनी दीवार पर स्याह फाम हीरोज़ के पोस्टर लगा रखे थे। हर रोज़ जब मैं क्लास में जाने के लिए सुबह को बेदार होता तो सिर्फ अपने आप को एक इंसान समझता, लेकिन इसकी सोच मुख्तलिफ थी। वो ख़ुद को सफ़ेद फाम माशरे में स्याह फाम समझता था। मैंने एक मरतबा इससे पूछा था कि क्या वो नहीं समझता कि अपने महदूद नज़रियात की वजह से वो गैर ज़रूरी तौर पर हसास होता जा रहा है। उसने कहा था, मेरे दोस्त, ये मामला सिर्फ अपनी हिफाजत का है। पहले मैं भी यही समझता था कि रंग मुख्तलिफ होने के बावजूद हम सब भाई भाई हैं, लेकिन एक रोज़ पुलिस वाले ने मुझे अपने बाप की नई वॉल्वो चलाते हुए देख लिया था और मुझे सिर्फ स्याफाम होने की बिना पर रोका गया। इस वाक़े से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लिहाजा मुझे ये रवैया इख्तियार करना पड़ा। मैंने अपना जूस ख़त्म किया और लुइस की तरफ झुकते हुए बोला, आज यार डिनर के बारे में क्या ख्याल है? मेरी ड्यूटी 7 बजे तक है, लेकिन मैं घर जाकर लिबास तब्दील करना चाहूँगी, तो मुझे 8 बजे लेने के लिए आ जाना, लुइस ने कहा। जब मैं वापस आया तो डॉन एजेंसी में अकेला था, लिहाजा मैं इसके दफ्तर में चला गया और इसे आज होने वाली लड़ाई के बारे में बता दिया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ना तो वो शख्स और ना ही पुलिस मेरे बारे में जानती है। लेकिन तुमने एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया था? हाँ, लेकिन मैंने इसी का फ़ोन इस्तेमाल किया था, मैंने कहा। ठीक है, हम तुम्हें इस केस से अलग करके किसी और की ड्यूटी लगा देते हैं, डॉन ने कहा। रिक और डॉन अभी तक 70 की रिहाई के किरदारों जैसी हरकतें कर रहे थे, यहाँ तक कि अकेले में अच्छा सिपाही और बुरा सिपाही खेलने वाला खेल खेलने लगे। डॉन हमेशा अच्छा सिपाही बनता। मैं नहीं समझता कि इस तरह के काम तुम्हारे लिए मुनासिब हैं। तुम इस बतख की तरह लगते हो जो पानी से बाहर आ गई हो। वो हमेशा की इस तरह की मिसालें ही दिया करता था। मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा काम देखा है। उसे फाइलों के ढेर में से एक फ़ाइल निकाली और मुझे पकड़ाते हुए बोला, हम बीट हाउस की बात कर रहे हैं, जो वेस्ट कोस्ट पर स्टोर्स की बहुत बड़ी चेन है। वो सीडी, डीवीडी और किताबें फ़रोख्त करते हैं। तुम इस केस की फ़ाइल को देखो। मैंने फ़ोल्डर को खोला और कंपनी के दिए हुए नोट्स पढ़ने लगा। उनके वेस्टवुड स्टोर में सुकड़ने का मसला था। ये इस्तिलाह इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब चीज़ें गायब हो रही हों। बीट स्टोर की इंतज़ामिया इसका इल्ज़ाम इन लोगों को दे रही थी जो दुकानों से चीज़ें चुराते हैं।
इसकी रोकथाम के लिए उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत थी। मैंने फाइल डॉन की मेज़ पर फेंकते हुए कहा, ये सुराग रसानी नहीं है, तुम सिक्योरिटी के किसी आदमी को भेज दो। मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सुराग रसा हूँ, मैंने कहा। दुरुस्त, डॉन बोला, लेकिन तुम वो काम भी ढंग से नहीं कर रहे। मैं बीट हाउस की इंतज़ामिया से बात करता हूँ, तुम सिक्योरिटी गार्ड के रूप में सुराग रसानी ही करोगे। तुम्हें सादा लिबास पहनकर स्टोर में गश्त करना होगा। तुम ये जाहिर करोगे कि स्टोर की सिक्योरिटी पर मामूर हो, लेकिन दर हकीकत तुम्हें मुश्तबा लोगों पर नज़र रखना और चोरों को पकड़ना होगा। ये भी एक तरह से सुराग रसानी ही है, डॉन ने कहा। यह आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तस्वुर में अपने आप को रोते हुए 9 उम्र चोरों को कॉलर से पकड़ते हुए देख रहा था। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है, मैंने पूछा, और डॉन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, शुक्र करो कि इस वक्त रिक यहाँ पर नहीं है। मैं लुइस को इसके पसंदीदा रेस्तोरां मोसो एंड फ्रैंक ग्रिल में लेकर गया, जो बुनियादी तौर पर सयाहों के लिए था, लेकिन अब इसने एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर ली थी। खाने के बाद हम इसके छोटे से बंगले पर चले गए, जो वादी के बाहर वाक़ था। लुइस का 9 उम्र बेटा ना जाने क्यों मुझसे नफरत करता था। पहले मैं सोचा करता कि शायद इसे अपने बाप की कमी महसूस होती है, लेकिन जब मैंने एक दफ़ा उसे अपनी जीप का टायर काटते हुए देखा तो फैसला कर लिया कि इसकी नफ़रत के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे इस बात की खुशी थी कि इस वक्त वो घर पर नहीं था। थोड़ी देर ड्रिंक करने के बाद वो मुझे अपने बिस्तर पर लेकर गई। हम 2 साल से साथ थे, लेकिन वो अब भी मुझे बहुत कुछ बताती रहती थी। शायद इसकी वजह मेरी माजूरी थी, लेकिन इसने मुझे कभी इसका एहसास नहीं होने दिया था। मैंने इसे अपने करीब करते हुए कहा, मुझे खुशी होगी अगर ये रफ़ाकत मुस्तकिल हो जाए। हम इस दौर से गुजर चुके हैं, उसने कहा। मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती जब तक रॉबर्ट कहीं चला ना जाए। अगले साल इसका स्कूल ख़त्म हो जाएगा, और यकीन करो मैं चाह रही हूँ कि वो कॉलेज में चला जाए, लुइस ने कहा। इस तरह वो तुमसे बहुत दूर चला जाएगा, मैंने कहा। तुम मुझे किसी एक की तरफदारी पर मजबूर ना करो, ये ठीक नहीं है। इसके अलावा वो मेरा बेटा है। तुम बाहर जाओगे? इसी वक्त हमने बैरूनी दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनी। 1 मिनट बाद वो बेडरूम के दरवाजे पर लाते मार रहा था। उसने गुस्ताखाना लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मेरी माँ के कमरे से निकलो और अपनी कार ड्राइव वे से हटाओ। मुझे अपनी गाड़ी गैराज में खड़ी करनी है। लुइस चिल्लाई, रॉबर्ट इसे कुछ मत कहो, मैं चला जाता हूँ, मैंने कहा, और गाड़ी की चाबियाँ उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। बीट हाउस में मेरा पहला दिन इतना ही बुरा गुजरा जैसे कि मैंने तस्वुर किया था। मैं स्टोर खुलने के आधा घंटे बाद ही वहां पर पहुंच गया था और स्टोर मैनेजर जेसन से अपना तारुफ करवाया। वो संजीदा, समझदार और मुंहफट इंसान था। उसने फ़ौरन ही मुझे स्टोर के कायदे और कानून बताना शुरू कर दिए। तो मेरे दूसरे मुलाजमीन की तरह चाय और खाने का वक्फा करोगे। मुझे नताइज चाहिए, इसलिए नाकारा आदमी की ज़रूरत नहीं। मेरे एतराज़ के बावजूद इंतज़ामिया ने मुलाजमत दी है। इसके बावजूद तुम्हें मेरे कवानीन पर अमल करना होगा। पहला असूल यह है कि तुम तमाम चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। मुझे इनके रोने और गिड़गिड़ाने की परवाह नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बुरी ख़वातीन, 9 उम्र बच्चे या बेघर आवारा ग्रुप्स हों। इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। असूल नंबर 2, कोई शख्स भी हम पर गलत हाथ डालने का दावा ना करे। तुम्हें इंतज़ार करना होगा कि वो स्टोर से निकलकर बैरूनी दरवाजे से 4-5 फीट दूर हो, तब तुम इनका सामना करो। और खुदा के वास्ते इन्हें हाथ मत लगाना जब तक कि वो भागने की कोशिश ना करें। उसने मेरे बाजू को देखते हुए कहा, अगर इन्हें पकड़ना भी पड़ जाए तो कोई तकलीफ़ मत देना। स्टोर में गश्त करने के अलावा मैं सेल्स फ्लोर के ऊपर लगे हुए कद्दे आदम आईने और मैनेजर के दफ्तर में रखे हुए मॉनिटर से भी गाहकों पर नज़र रख सकता था। ये मॉनिटर स्टोर में लगे हुए कई क्लोज सर्किट CCTV कैमरों से मुंसलिक था। इसके अलावा मुझे 2 बड़े मुहद्दिब अदसों की सहूलत भी हासिल थी, जिनकी मदद से मुत्तसिल बगली रास्तों के कोनों में भी देख सकता था। इतने भरपूर इंतजामात के होते हुए स्टोर से चीज़ों का चोरी होना एक मौमा था। एक रोज़ मैंने सिर्फ एक शॉपलिफ्टर को पकड़ा। वो एक 9 उम्र लड़की थी। जब मैं इसे ब्रेक रूम में इस छोटी सी मेज़ पर लेकर आया, जिसे मैं अपनी दफ्तरी मेज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, तो मुसलसल रोए जा रही थी और गिड़गिड़ा कर इल्तिजाएं कर रही थी। वो दोपहर का वक्त था और जेसन स्टोर में नहीं था, क्योंकि उसे शाम को आकर स्टोर बंद करना होता था। इसलिए वो लंच के फ़ौरन बाद घर चला गया। मैंने फैसला किया कि लड़की को थोड़ी डांट डपट और डरा धमका कर छोड़ दिया जाए।
मैंने अपने और इसके लिए ब्रेक रूम की वेंडिंग मशीन से सोडे की बोतलें निकाली और इसे समझाने लगा कि अगर उसे चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर दिया तो उसके मुस्तकबिल पर इसका असर पड़ेगा। फिर मैंने उसे पढ़ने और दस्तखत करने के लिए एक मुआहदा दिया कि वो आइंदा कभी चोरी नहीं करेगी। ये मेरी अपनी इख्तिरा थी और इसे बड़ी होशियारी से तैयार किया गया था। इसमें लिखा था, मैं जानती हूँ कि चोरी एक जुर्म है। मुझे ये भी मालूम है कि इससे कारोबार को जो नुकसान होता है इसे वो चीज़ों की कीमतें बढ़ाकर और अपने मुलाजिमीन को कम तनख्वाहें देकर पूरा करते हैं। इस तरह मैं चोरी करके दूसरे ग्राहकों और स्टोर के मुलाजिमीन का नुकसान कर रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि आइंदा कभी किसी और दुकान से चोरी नहीं करूँगी। इस सफ़े के नीचे लड़की का नाम और इसके घर के फ़ोन नंबर के लिए जगह छोड़ी गई थी। इस कागज़ को पढ़ते हुए लड़की के हाथ काँप रहे थे और अभी तक इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वो पढ़ चुकी तो मैंने उसे कलम पकड़ाते हुए कहा, क्या तुम समझ गई कि किस कागज़ पर दस्तखत कर रही हो? उसने अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखा। फिर दस्तखत करने के बाद मेरे चेहरे को देखते हुए बोली, हाँ मैं समझ गई। क्या आप घर जा सकती हूँ? 1 मिनट। मैंने शनाख्ती कार्ड से उसके दस्तखत मिलाए और घर का नंबर डायल किया। आंसरिंग मशीन से उसके नाम और नंबर की तस्दीक हो गई। मैंने इसका शनाख्ती कार्ड वापस किया और इसे लेकर स्टोर से बाहर आ गया, जहाँ पार्किंग लॉट में इसके दोस्त इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो इनकी कार में सवार हो गए और मुझे देखकर चिल्लाई, जहन्नम में जाओ टिंडे। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो इतनी मासूम नहीं थी जितनी नज़र आ रही थी। दूसरे दिन जेसन को जब मालूम हुआ कि मैंने शॉपलिफ्टर को पुलिस के हवाले नहीं किया तो वो आपे से बाहर हो गया। इसे गुस्से से मेरे चेहरे के सामने उंगली लहराई और चिल्लाते हुए बोला, हमने कल ही इसके बारे में बात की थी। मैं चाहता हूँ कि तमाम चोरों को पुलिस के हवाले किया जाए। ये कोई गलत बात नहीं है। चोरी करना जुर्म है और मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ चोरी करे इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे मालिकान को फ़ोन करता हूँ कि वो तुम्हारी जगह किसी ऐसे शख्स को भेजें जो हमारे कहने पर अमल कर सके। क्या तुम मेरी बात समझ गए हो? हाँ, मैंने कहा। हाँ क्या? जेसन ने कहा। उसे मेरा हाँ कहना बुरा लगा था। वो चाह रहा था कि मैं जी जनाब कहूँ, लेकिन इस रोज़ मैंने आधी आस्तीन की कमीज़ पहन रखी थी और वो मेरे बाजुओं के मसल्स देख रहा था, जिन्हें मैं जानबूझकर फुला और सुकेड़ रहा था। मैंने बहुत पहले ये टेक्निक ईजाद की थी। वो मुँह खोले मुझे देख रहा था और मैं इसके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही दफ्तर से बाहर निकल गया। बीट हाउस ने हाल ही में विनाइल रिकॉर्ड्स का ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया था। इस तरह के रिकॉर्ड सीडी और डिजिटल डाउनलोड से पहले के ज़माने में सुने जाते थे। मुझे रिकॉर्ड्स इसलिए भी पसंद थे कि इस तरह मुझे एल्बम के कवर पर आर्टवर्क देखने का मौका मिल जाता था। मैं हिटल्स के एक रिकॉर्ड के एक बक्स को टटोल रहा था कि मैंने एक आदमी को चमड़े के ब्रीफ केस के साथ देखा। उसने बहुत उम्दा तराश का नीली धारियों वाला सूट पहन रखा था, जिसके साथ सफ़ेद कमीज़ और फारसी रंग का टाई लगा रखी थी। शायद मैं इसकी तरफ मुतवज्जा ना होता अगर वो अपना ब्रीफ केस घुटने पर रखकर इसकी चुटखनी ना खोल रहा होता। वो कैमरे के नज़दीक नहीं था, लेकिन ऊपर लगे हुए आईने में इसकी नकलो हरकत नज़र आ रही थी। वो अपने ब्रीफ केस में डीवीडी रख रहा था। ज़्यादातर सीडी और डीवीडी के पैकेट पर सेंसर टेप लगा हुआ था और अगर कैशियर इस टेप को नकारा ना बनाए तो मरकज़ी दरवाजे से गुजरते हुए बज़र बच जाएगा। मैं सोच रहा था कि ब्रीफ केस वाला इस बज़र से कैसे बच के दिखाएगा। जब इसने ब्रीफ केस बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो मैं भी अपनी जगह से उठा, लेकिन न जाने किस तरह मेरा पाँव फिसला और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन मैंने उठने में देर नहीं लगाई और सीढ़ियों की तरफ भागा। इतनी देर में वो दरवाजे तक पहुंच चुका था और बज़र बजने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उसे सड़क पर पकड़ लिया। उसकी BMW कन्वर्टेबल फुटपाथ के साथ खड़ी हुई थी। उसने ब्रीफकेस पैसेंजर सीट पर फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कार तेज़ी से आगे बढ़ाई और एक मिनी वैन से टकरा दी। दोनों गाड़ियाँ खड़ी हो गईं, उनके इंजन बंद हो गए और सड़क पर पानी के साथ तेल भी बह रहा था। फिजा में पेट्रोल की बू फैल गई थी, लिहाजा मैंने सोचा कि फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाए। ऐसा ना हो कि सड़क पर फैला हुआ तेल आग पकड़ ले। ब्रीफकेस कार के फर्श पर गिर गया था। मैंने उसे उठा लिया। दोनों ड्राइवरों में से किसी को चोट नहीं आई थी, लेकिन मिनी वैन की पैसेंजर सीट पर बैठी हुई नौजवान औरत का सर दरवाजे से टकराया था, जिससे उसकी एक आंख पर मामूली जख्म आया था। उसने अपने सेल फोन से पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। जब इस शख्स ने अपना ब्रीफकेस लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा ताल्लुक स्टोर सिक्योरिटी से है। वो फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा।
उसकी हालत देखकर मुझे गुज़िश्ता रोज़ वाली लड़की याद आ गई जिससे रोने की अदाकारी करके मुझे बेवकूफ़ बनाया था। मैंने उसका नाम, पता और ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर नोट करके लाइसेंस उसे वापस कर दिया क्योंकि उसे हादसे की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए इसकी ज़रूरत पेश आती। मैंने इससे कहा कि वो पुलिस वालों से निपट कर स्टोर में आए और मैं इसका ब्रीफ केस लेकर वापस ब्रेक रूम में आ गया। उसने 4 DVDs चुराई थी और वो सब जॉन वाइन की फिल्मों की थी। शायद उसे इन्हें फ़रोख्त करके कुछ डॉलर्स मिल जाते। इसके अलावा इसके ब्रीफ केस में बेवर्ली हिल्स के एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रोगन के भी बहुत सारे पम्फलेट पड़े हुए थे और मैंने यही नाम इसके ड्राइविंग लाइसेंस में भी पढ़ा था। एक पम्फलेट पर इसकी तस्वीर भी थी। उसका मतलब है कि स्टोर से चीज़ें चुराने वाला एक डॉक्टर था। बजाय एक नफ्सियाती मसला मालूम हो रहा था। ऐसा शख्स DVD की चोरी क्यों करेगा? पकड़े जाने पर इसकी परेशानी समझ में आ रही थी। अगर बात फैल जाती तो इसकी साख को नुकसान पहुंचता। दूसरी तरफ मुझे भी तंबीह कर दी गई थी कि स्टोर में चोरी करने वाले को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, वरना मेरी मुलाजमत ख़त्म हो सकती थी और मैं ये ख़तरा किसी सूरत भी मोल नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे ज़ाती अखराजात के अलावा मकान के किराए और बिलों की अदायगी के लिए भी रकम दरकार थी। होना तो ये चाहिए था कि मैं इन्हीं पुलिस वालों के पास जाकर शिकायत करता जो कार के हादसे की इत्तला मिलने पर वहाँ पर आए थे। इसकी बजाय मैंने ब्रीफकेस को जेसन की मेज़ के नीचे रख दिया और अपने काम में रख गया। जेसन दोपहर में सोने के लिए घर जा चुका था। उसने ये वतीरा बना दिया था कि शाम को स्टोर खुद बंद करता, हालांकि कोई भी शिफ्ट सुपरवाइज़र ये काम कर सकता था। मैंने उसके लिए एक पर्चा छोड़ दिया था जिसमें ब्रीफकेस के बारे में बताते हुए ये वजाहत भी कर दी कि ट्रैफिक हादसे का जायज़ा लेने वाले पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रोगन की चोरी का केस देकर कागजी कार्रवाई नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए जब वो अपना ब्रीफकेस लेने आए तो जेसन पुलिस को फ़ोन कर दे। बहरहाल डॉक्टर रोगन इस रोज़ वापस नहीं आया था। जब मैं शाम को घर वापस जा रहा था तो मेरे सेल फ़ोन पर लुइस का फ़ोन आ गया। वो मुझे डिनर पर मदऊ कर रही थी। मैंने घर जाकर लिबास तब्दील किया और लुइस के घर की जानिब रवाना हो गया। वो खाना बना रही थी क्योंकि मैंने बैरूनी दरवाजे से दाखिल होते ही लहसुन की बू सूंघ ली थी। अब मैं डोरबेल बजाने या दरवाजे पर दस्तक देने का मोहताज नहीं था क्योंकि वो एक माह कबल अपने घर की एक इजाफी चाबी मुझे दे चुकी थी। लेकिन इस रोज़ मैंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया, जिस पर मुझे बाद में अफसोस भी हुआ था जब मैंने लुइस और रॉबर्ट को किचन में किसी बात पर बहस करते हुए सुना। मैं इसके साथ डिनर नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि वो मेरे घर में भी आए, रॉबर्ट कह रहा था। ये मेरा घर है, लुइस ने तस्दीक करते हुए कहा, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये हमारा घर है। बहरहाल वो मेरा मेहमान है और डिनर के लिए आ रहा है। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के दरमियान क्या मसला है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारे साथ खाना खाने के अलावा अपना रवैया भी बेहतर रखोगे, लुइस ने कहा। मैंने रॉबर्ट का जवाब नहीं सुना और बाहर जाकर दरवाज़ा बजाया। 1 मिनट बाद लुइस दरवाजे पर आई और मुझसे लिपटते हुए बोली, तुमने घंटी क्यों नहीं बजाई? ओह हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। ये खुशबू कैसी है? मैंने पूछा। अंदर आओ, अभी मालूम हो जाएगा, वो मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली। खाने के दौरान लुइस मुसलसल कोशिश कर रही थी कि रॉबर्ट हमारी गुफ्तगू में शामिल हो जाए, लेकिन वो खामोश बैठा अपनी प्लेट में कांटे से खाने को इधर उधर करता रहा। इस दौरान इसने कोई बात नहीं की, जबकि मैं और लुइस अपने काम के बारे में एक दूसरे को बताते रहे। मैंने उसे डॉक्टर के ब्रीफकेस का किस्सा सुनाया और जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो रॉबर्ट बिलाखिर बोल पड़ा, तुम्हारे बॉस ने कहा था कि शॉपलिफ्टर्स को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। इसकी बजाय तुमने इसे जाने दिया। लगता है वो आदमी बहुत अमीर था और तुम ऐसे लोगों से बहुत जल्दी मरूब हो जाते हो। उसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी, उसने कहा लगाया। मज़ीद कहा, काश मैं कल सुबह बीट हाउस जा सकता। जब तुम बॉस के सामने वजाहत पेश कर रहे होगे तो मैं इससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना होगी, रॉबर्ट ने कहा। बस करो रॉबर्ट, बहुत हो गया, लुइस बोली। रॉबर्ट ने अपनी कुर्सी पीछे की और मेज़ से उठ गया। उसकी प्लेट में खाना इसी तरह रखा हुआ था। ये लड़का वाकई मुझसे बहुत नफरत करता है, मैंने कहा। लुइस ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वो सिर्फ परेशान है, उसे अपना बाप याद आ रहा है और सोचता है कि मैं किसी और को इसकी जगह देने की कोशिश कर रही हूँ, लुइस बोली। मेरी समझ में नहीं आया कि उसके जवाब में क्या कहूँ, लिहाजा एक बार फिर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गया, लेकिन मैं अभी खाना ख़त्म भी ना कर सका था। शायद मेरे मुंह का जायका ख़राब हो गया था। रॉबर्ट ने ठीक ही कहा था। दूसरे रोज़ सुबह मुझे वाकई जेसन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ गया। तुम्हारा शॉपलिफ्टर कल वापस पलट कर नहीं आया, जेसन ने कहा। कोई बात नहीं, हमारे पास इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हैं। हमें सिर्फ ये करना होगा कि पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते वक्त
ये मालूमात इन्हें फराहम कर दें। ये काम कल ही होना चाहिए था, उसने ब्रीफ केस मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओ और इसका ख्याल रखना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरी तुम्हारे बॉस रिक से मुख्तसर सी बात हुई है और इसने मुझसे वादा किया कि अगर मुझे तुमसे मज़ीद परेशानी हुई तो वो तुम्हें फारिग कर देगा, जेसन ने कहा। मैंने पुलिस स्टेशन जाते हुए रास्ते में रिक को फ़ोन किया ताकि जेसन की कही हुई बात की तस्दीक कर सकूं, और रिक का जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो ठीक कह रहे हैं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खोने का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हमने वेस्टवुड की ब्रांच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो वो हमें लॉस एंजलिस के तमाम स्टोर्स की सिक्योरिटी दे देंगे, जिसमें पासवीना का सबसे बड़ा स्टोर भी शामिल है। मैंने पहले ही डॉन से कहा था कि तुम्हें ये जिम्मेदारी ना दी जाए, रिक ने कहा। मैं इस स्टोर में काम करने वाला वाहिद शख्स नहीं हूँ। तुमने इवनिंग शिफ्ट में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसे दी है? मैंने पूछा। किसी को नहीं, रिक बोला। क्यों? रात में भी स्टोर से चीज़ें चोरी होती हैं, मैंने कहा। जेसन को शाम में सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उसका कहना है कि वो खुद रात में निगरानी कर सकता है, रिक बोला। ये बात समझ में नहीं आती, मैंने कहा। हाँ, मैंने भी इससे इस मामले पर 1 घंटे से ज़्यादा बहस की थी। बहरहाल अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर स्टोर के नुकसान को नुमायां हद तक कम करना है, वरना हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा और तुम भी इस मुलाजमत से फारिग हो जाओगे, रिक बोला। पुलिस स्टेशन पर काफ़ी रश था। जब मैं वापस आया तो जेसन दोपहर में सोने के लिए घर जा चुका था, लिहाजा मैंने सोचा कि बकिया दिन सुकून से गुजरेगा। मैं ब्रेक रूम में चला गया, वेंडिंग मशीन से सोडे की एक बोतल निकाली और इसे लेकर मैनेजर के कमरे में चला गया ताकि सोडा पीने के दौरान मॉनिटर पर नज़र रख सकूं। फ्लोर पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और मेरी शिफ्ट ख़त्म होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया था, इसलिए मैंने अपने आप को काफ़ी बेहतर और पुरसकून महसूस कर रहा था। अचानक मैंने मॉनिटर पर देखा कि एक लड़का अपनी कमर के पीछे लटके हुए थैले में सीढ़ी डाल रहा था। उसने हुड वाली नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। मैं सेल्स फ्लोर की जानिब लपका और दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने देखा कि उसने अपने बैग को सेंसर से गुजारा। फ़ौरन ही काउंटर के पीछे लगा हुआ बजर बजने लगा। दोनों काउंटर क्लर्क चिल्लाते हुए और इस लड़के की तरफ इशारा किया। मैंने भी जवाब में चिल्लाते हुए कहा, मैंने देख लिया है। जब तक मैं इसके करीब नहीं पहुंचा वो लड़का अपनी जगह खड़ा रहा। फिर इसने अपना हुड हटाया, मुझे देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया और बाहर की जानिब चल दिया। वो रॉबर्ट था। मैं इसके पीछे गया तो वो फुटपाथ पर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। हे हैंडीमैन, उसने आवाज़ लगाई, मैं यहाँ हूँ। तुमने क्या सोच कर ये हरकत की है? मैंने गुस्से से कहा और उसका बैग पकड़ लिया। अब क्या चाहते हो? उसने पूछा। देखो रॉबर्ट, ये पागलपन है। क्या तुम जेल जाना चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे यूं ही जाने दोगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और अगर पुलिस के हवाले करते हो तो मेरी माँ से हाथ धो बैठोगे। अगर मैं जेल चला गया तो इसका असर मेरे मुस्तकबिल पर पड़ेगा। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और मुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा। इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर आएगी और वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। तुम इसके दोस्त ज़रूर हो, लेकिन मैं इसका बेटा हूँ और खूनी रिश्ता सबसे मजबूत होता है, रॉबर्ट ने कहा। मैं दम बखुद खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। पहले सोचा कि इसे जाने दूँ और जेसन से कह दूंगा कि मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों के हजूम में गायब हो गया। लेकिन इस पर अमल करना मुमकिन नहीं था क्योंकि दोनों काउंटर क्लर्क और दीगर मुलाजमीन हमें देख रहे थे और वो यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि मैं शॉपलिफ्टर को पकड़ने और इसे पुलिस के हवाले करने की बजाय इससे बातें क्यों कर रहा हूँ। मैंने रॉबर्ट के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट देखी। मेरे पेट में मरोड़ से उठने लगे। तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? मेरी वजह से तुम्हारे वालिदैन में तलाक नहीं हुई थी, बल्कि इनके दरमियान बहुत पहले अलहदगी हो गई थी। इस वक्त तो मैं तुम्हारी माँ से मिला भी नहीं था, मैंने कहा। तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, रॉबर्ट बोला। नहीं, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारी माँ को चाहता हूँ और मेरा ख्याल है कि वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती है। मैं तुम्हारे बाप की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही मैंने तुम्हारे साथ बाप जैसा रवैया रखा। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मैंने कहा। कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बाप या दोस्त नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी और मेरी माँ की ज़िंदगी से चले जाओ। ये मत पूछना कि क्यों, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, रॉबर्ट बोला। मुझे समझ में नहीं आया कि इसे क्या कहूँ। मैंने इसके हाथ से बैग दिया और इसमें से सीढ़ी निकालने के लिए खोलने लगा, लेकिन वो इस तरह डिज़ाइन की गई थी कि इसको खोलने के लिए दोनों हाथ इस्तेमाल करना पड़ते। वो मेरी नाकामी पर हंसने लगा, लिहाजा मैंने अपने बैग पर कंधे पर लटकाया और वापस जाने के लिए मुड़ते हुए बोला,
दफ़ा हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं कल कुछ मज़ीद सामान चोरी करने आऊँगा, अगर इस वक्त तक तुम्हारी मुलाजमत बाकी रह गई तो। क्योंकि जब तुम्हारे बॉस को मालूम होगा कि तुमने एक और चोर को जाने का मौका दे दिया तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, रॉबर्ट बोला। वो मुस्कुराया और खिड़की से झांकते हुए लोगों को हाथ हिलाता हुआ चला गया। मैं अंदर गया और रॉबर्ट के थैले में से सीढ़ी निकाल कर ट्रॉली में रख दी। वहाँ से स्टोर का कोई मुलाजिम इन्हें शेल्फ में रख देता। मेरे जाने का वक्त हो गया था। मैंने कोट उठाया और घर के लिए रवाना हो गया। रॉबर्ट ने ठीक ही कहा था। दूसरे रोज जेसन ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और मेरे सामने ही रिक का नंबर मिलाकर मुझे पकड़ा दिया। रिक ने मुझे ढेरों बातें सुनाई और मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। मैं अपनी कार में सवार होकर सांता मोनिका चला गया और दिन का बकिया हिस्सा साहिल पर बैठकर समंदर की लहरों को देखने में गुजार दिया। लुइस ने मुझे हफ्ते की शब डिनर पर मदऊ किया। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने दोपहर की शिफ्ट खत्म होने पर इसे टिप टॉप से ले लिया और हम डिनर के लिए इसके मुंतखब करदा रेस्तोरां में चले गए। लुइस ने इस रोज़ रंगीन फूल वाली स्कर्ट और आसमानी ब्लाउज पहन रखा था। खाना बहुत मज़ेदार था। मैं इसे रॉबर्ट की चोरी के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इसके लिए तैयार किया। ताहम गुफ्तगू का वो हिस्सा गोल कर गया जो मेरे और रॉबर्ट के दरमियान हुई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, मैंने कहा। मैंने इस बारे में बहुत संजीदगी से सोचा है और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि इस नफरत की वजह इसका बाप है। वो बचपन ही से इसे अपना आइडियल समझता था। मेरे लिए तलाक लेना बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन जब वो मुझे छोड़कर सान डियागो चला गया तो मैं क्या करूं? इससे रॉबर्ट को बहुत तकलीफ हुई, लुइस ने कहा। रॉबर्ट अब भी अपने बाप से मिलता है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने पूछा। हाँ, महीने में 2 बार वीकेंड पर। इस तक जाने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट अब भी यही समझता है कि इसे बाप से दूर कर दिया गया है, लुइस ने कहा। लेकिन लुइस ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, रॉबर्ट नाराज़ है। उसे हमेशा ये तकलीफदेह एहसास होता है कि इसका बाप इसे छोड़कर चला गया। पहले वो मुझे इसका जिम्मेदार समझता था, लेकिन फिर थॉमसन और मैंने इसे समझाया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने इसके बाप को घर छोड़ने पर मजबूर नहीं किया था। अगर अब भी इसके दिमाग में कोई बात है तो इसे निकाल देना चाहिए। मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ, इसके साथ रहती हूँ, लेकिन वो अपने बाप पर गुस्सा नहीं करता। काफ़ी अरसे तक वो अपने टीचर से बदतमीज़ी करता रहा और कई बार इसे सज़ा मिली, बल्कि एक मरतबा तो इसे स्कूल से निकालने की नौबत आ गई थी जब इसने अपने टीचर पर हाथ उठाया था, लुइस बोली। इसका मतलब है कि वो हर एक से नफरत करता है, मैंने कहा। यूँ ही समझ लो। बहरहाल अब वो पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है, बल्कि गुज़िश्ता बरस तो इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें ये तब्दीली कब आई? लुइस ने कहा। मैं नहीं जानता। जब हम दोनों ने मिलना शुरू किया। तुम पहले आदमी हो जिसके साथ मैं एक से ज़्यादा मरतबा डेट पर गई हूँ, लुइस बोली। वाकई? मैंने पूछा। लुइस मेरे हाथ दबाते हुए बोली, हाँ, पहले और आखिरी। बहरहाल तुम मेरे मेयार पर पूरा उतरते हो और इसके बाप की जगह ले सकते हो, लेकिन रॉबर्ट तुमसे नफरत करता रहेगा जब तक वो अपने बाप से नाराज़ है, लुइस ने कहा। बहुत खूब। बहरहाल मेरे लिए ये मायूस कुन है, मैंने कहा। खाने के बाद मैंने लुइस को इसके घर पर छोड़ा। अगले वीकेंड पर रॉबर्ट अपने बाप से मिलने जा रहा था, लिहाजा हम दोनों एक साथ रात गुजार सकते थे। मैंने लुइस की होंडा कार ड्राइववे में खड़ी देखी तो मुझे एक ख्याल सूझा। क्या ये मुमकिन है कि तुम एक हफ्ते के लिए मुझसे कार बदल लो? मैं बीट हाउस के मैनेजर को चेक करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी कार पहचानता है। मैंने कहा, क्या तुम इसका ताकुब करोगे? कुछ ऐसी ही बात है, मैंने कहा। इस रोज़ सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हर चीज़ साफ़ और निखरी हुई नज़र आ रही थी। मैं बीट हाउस से एक ब्लॉक के फासले पर लुइस की कार की पैसेंजर सीट पर बैठा दूरबीन लगाए स्टोर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देख रहा था। पहले रोज़ मैंने गाड़ी सड़क से आधे ब्लॉक के फासले पर खड़ी की और जब जेसन दूसरे मुलाजमीन के साथ स्टोर बंद करके बाहर आया तो मैं सीट के नीचे दुबक गया ताकि कोई मुझे देख ना सके। इसके बाद मैंने एक ब्लॉक बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा दूर फासले पर गाड़ी पार्क करना शुरू कर दी। जेसन की एक आदत से मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने पहली रात ही नोट किया था कि बीट हाउस को मुकफ़ल करने और अपनी कार तक जाने के बाद वो ब्लॉक के गिर्द एक चक्कर लगाता है और स्टोर के सामने से गुजरते हुए कार की रफ्तार कम कर लेता है। मैंने इसका ताकुब नहीं किया, लेकिन इस मंजर को देखने के बाद मुझे तजस्सुस महसूस हुआ कि क्या वो बाद में भी ये अमल दोहराएगा, और इसने ऐसा ही किया। वो हर रात को स्टोर के दरवाजे को मुकफ़ल करता और दूसरे मुलाजमीन के जाने के बाद अपनी कार में
ब्लॉक के गिर्द एक चक्कर लगाता। मैं इसकी निगरानी जो मैं रात से शुरू की थी और अब बुध आ गया था। अब भी बारिश की वजह से हल्की सी कोहर थी और सड़क गीली हो रही थी। इसी बूंदाबांदी में जेसन और दूसरे लोग बाहर आए और स्टोर के मुलाजिमीन अपनी गाड़ियों की तरफ भागे। लेकिन जेसन गुज़िश्ता रात की तरह अपनी कार तक गया और ब्लॉक के गेट चक्कर लगाया। अलबत्ता इस बार इसने स्टोर के बैरूनी दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। फिर वो स्टोर के दरवाजे का ताला खोलकर अंदर चला गया। इसकी वापसी 2 मिनट बाद हुई। इसने दोनों हाथों में गत्ते का एक डब्बा उठाया हुआ था। इसने कार की डिक्की खोलकर वो डब्बा इसमें रख दिया और दोबारा स्टोर में चला गया। मैंने 911 को फ़ोन किया और चलता हुआ इसकी कार के पास आकर खड़ा हो गया। जब वो दूसरा डब्बा लेकर आया तो मैं इसकी कार के ऊपरी हिस्से पर झुका हुआ था। मैंने सब कुछ देख लिया है, मैंने कहा। वो बिल्कुल भी घबराया नहीं और पुरसकून लहजे में बोला, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इन डब्बों में सफाई का सामान है जो मैं रेस्ट रूम की सफाई के लिए घर से लाया था। वो बहुत गंदे हो रहे थे और स्टोर में ब्लीच ख़त्म हो गया था, जेसन ने कहा। ये कहते हुए उसने दूसरा डब्बा भी डिक्की में रख दिया। फिर वो इस तरह झुका जैसे डब्बे के लिए जगह बना रहा हो, लेकिन मैं इसे टायर खोलने वाली सलाख निकालते हुए देख चुका था। जैसे इसने वो सलाख मेरे सर में घुमाई तो मैंने इसका हाथ पकड़कर इस तरह भेजा कि इसका अंगूठा चटक गया। इसने एक हल्की सी चीख मारी और लोहे की सलाख ज़मीन पर गिर गई। मैं इसे लात मारकर दूर कर दिया, लेकिन इसने लड़ने का इरादा तर्क कर दिया और अपनी कार वहीं पर छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। वो एक ब्लॉक से भी कम फासले पर था कि 2 पुलिस कारें वहाँ पर आ पहुँची। मेरी ना सिर्फ यह कि मुलाजमत बहाल हो गई, बल्कि मैंने एजेंसी के साथ अपनी मुलाजमत की शराइत भी दोबारा तय की। बीट हाउस से सामान गायब होने की वजह खुद जेसन था। हर शाम जब वो स्टोर बंद करता तो इस पर लाजिम था कि वो अलार्म कंपनी को फ़ोन करे। इसके बाद इन लोगों के पास स्टोर से निकलने और दरवाजे को मुकफल करने के लिए 3 मिनट होते थे। इसके बाद अलार्म चालू हो जाता था। जिस दिन इसे सामान चोरी करना होता तो वो दूसरे लोगों पर यही जाहिर करता कि वो अलार्म कंपनी को फ़ोन कर रहा है, जबकि दर हकीकत तो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन कर रहा होता था। इसके बाद वो स्टोर में वापस आता, चोरी का सामान गाड़ी की डिग्गी में रखता और इसके बाद वो स्टोर को ताला लगाकर घर चला जाता। वो कभी सिक्योरिटी कैमरों की जद में नहीं आया, क्योंकि वो हमेशा जानने से पहले इन्हें बंद कर देता था। रिक और डॉन ने खुद मुझसे ये काम पर आने की दरख्वास्त की। बीट हाउस की इंतज़ामिया का मसला हल हो गया था। वो इतने मुतासर हुए कि उन्होंने पूरे इलाके के स्टोरों की सिक्योरिटी का ठेका डॉन रिक को दे दिया और मुझे इसका इंचार्ज बना दिया गया। इस तरह मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई, बल्कि हर स्टोर की आमदनी से कमीशन भी मिलता है। मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है और जब लुइस के पास वक्त हो तो वो भी मेरे साथ होती है। चंद रोज़ कबल मैं टिस्कॉन स्टोर के मुआयने के लिए गया तो लुइस और रॉबर्ट भी मेरे साथ थे। रॉबर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना देखना चाह रहा था। इस रोज़ मैंने पहली बार इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। अब वो मुझसे नफ़रत नहीं करता। उसे यकीन आ गया है कि मैं वाकई हरफन मौला हूँ।